नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक और नोटम वार्निंग से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी एक बार फिर से भारत की तरफ से एक और नोटम वार्निंग को इशू किया गया है। इसे अभी बे ऑफ बंगाल के ऊपर 8 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक इशू किया गया है। अगेन इस दौरान किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है इसको लेके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन जो ट्विटर एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस बार हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की टेस्टिंग होने वाली है, जो कि वो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन डीआरडीओ कुछ अलग ही मिसाइल की टेस्टिंग करता आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब तक डीआरडीओ की तरफ से ये बताया नहीं जाता कि किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि डीआरडीओ आगे चल के कौन से मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली है। लेकिन इस बार की जो वार्निंग को इशू किया गया है उसको 350 किलोमीटर के दायरे के अंदर इशू किया गया है, और इस कैटेगरी के अंदर हमारी प्रलय मिसाइल आती है, जिसकी रेंज लगभग 350 से लेके 500 किलोमीटर तक हो सकता है। या फिर जैसे कि डीआरडीओ अभी नए नए मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है, तो हो सकता है कोई नई मिसाइल को यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए वार्निंग को इशू किया गया है। अगला अपडेट साइबर सिक्योरिटी को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी भारत के ऊपर लगातार साइबर अटैक्स किए जा रहे थे, और पिछले कुछ महीनों में हमारे ऊपर चाइनीज हैकर्स के द्वारा साइबर अटैक भी किया जा चुका है। इसी वजह से हमारी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया कि भारत अभी पूरे दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के मामले में नंबर 10 पोजीशन में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में भारत का रैंक 47 था, और बस 2 साल से भी कम वक्त में भारत 47 से 10 नंबर की पोजीशन पे आ चुका है। हमारे राइवल्स की बात करें तो चाइना अभी नंबर 33 पोजीशन पे मौजूद है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के मामले में नंबर 79 पोजीशन में मौजूद है। अभी इसमें यूनाइटेड स्टेट टॉप पोजीशन में मौजूद है, और उसके बाद सऊदी अरब और यूके के भी सेकंड पोजीशन के लिए टाई है, और इस्टोनिया अभी थर्ड पोजीशन में मौजूद है। अब ये भारत के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि बस 2 साल के अंदर ही हम 37 पोजीशन ऊपर आ गए हैं। और अभी जो सर्वे किया गया था उसमें भारत को 100 में से लगभग 97.5 पॉइंट मिले थे। अगला अपडेट चाइनीज J-20 को लेके। और अभी चाइनीज मीडिया में कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जिससे ये बताया जा रहा है कि चाइना अभी J-20 को काफी बड़ी मात्रा में डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है। चाइना की CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक चाइना की तरफ से 150 J-20 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जा चुका है, जिसको चाइना अभी स्पेशली ताइवान स्ट्रेट के साइड में डिप्लॉय करने वाला है। लेकिन आगे चल के चाइना इसको अपनी सभी कमांड के अंदर डिप्लॉय करने वाला है। और अभी ये जो 150 J-20 की बात चल रही है, इसमें J-20 का एक एडवांस वेरिएंट J-20C भी मौजूद है। अभी हालांकि चाइना J-20 को तिब्बत के साइड में बड़ी मात्रा में डिप्लॉय नहीं कर रहा है, क्योंकि फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव कम है और एयर एक्टिविटी भी काफ़ी कम है, जिस वजह से वो यहाँ पर इसको डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। पर ताइवान के साइड में अभी रेगुलर बेसिस पर चाइना ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है, और उस साइड में थोड़ा तनाव बढ़ रहा है, जिस वजह से चाइना यहाँ पर उसको डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में तनाव बढ़ा तो भारत के साइड में भी चाइना अपनी J-20 को डिप्लॉय कर सकता है, और ये चाइना को भारत के खिलाफ काफ़ी एडवांटेजेस दिला सकता है, क्योंकि J-20 में PL-15 जैसे मिसाइल मौजूद होने वाली है, जो कि VVR रेंज में भारत के किसी भी फाइटर जेट को J-20 के खिलाफ डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। अब हालांकि हमारे पास रफाल मौजूद है, जो कि J-20 से फाइट ले सकता है, और इसकी पावरफुल जैमर की वजह से J-20 आसानी के साथ इसके ऊपर मिसाइल को फायर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी बस 23 रफाल मौजूद है, जबकि चाइना अभी 150 के आसपास J-20 को बना चुका है और इसको ऑपरेशनल कर चुका है। और अभी तो वो इनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन को भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शुरू हो चुका है। तो पहले की जो कंडीशन थी उस दौरान चाइना के पास लिमिटेड नंबर में J-20 मौजूद थे, जिस वजह से अगर कोई एरियल एंगेजमेंट होता है तो वो बड़ी मात्रा में इनको डिप्लॉय नहीं कर सकता था। लेकिन अभी उसके पास काफी ज्यादा J-20 हो चुके हैं, जिस वजह से हमारे एक रफेल की जगह पे वहां पे वो 3 से 4 J-20 को डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि रफेल को आसानी से आउट नंबर कर सकते हैं। और ये आगे चल के होने वाली किसी भी एरियल एंगेजमेंट में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। और अभी हमें सीरियसली एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि चाइना की J-20 को सीधे तौर पर काउंटर कर सके, क्योंकि रफेल हालांकि एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन चाइना अब इनको आउट नंबर कर सकता है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। और अभी आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से किस वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके इतना फोकस किया जा रहा है।
कल ही हमने एक प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनी ग्रीनी रोबोटिक्स की एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज एक अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि अभी डीआरडीओ की तरफ से अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम को मास प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ शेयर किया गया है और आगे चल के इसको वीएल की तरफ से मास प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी एनएसजी की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी को चेक किया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही प्रॉपर एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी अगर डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करना शुरू किया जाता है तो ये मेनली एयरफोर्स के अंडर ही रहने वाली है। डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो ये पूरे 360 डिग्री में कवरेज देने वाला है और ये बोथ सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटी देने वाला है। डीआरडीओ के मुताबिक माइक्रो यूवीज को ये लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जैम कर सकता है और अगर सॉफ्ट किल काम नहीं आता है तो इसके पास एक लेजर बेस्ड सिस्टम भी मौजूद है जो कि लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से किसी भी ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। इसमें 2 तरीके के सिस्टम मौजूद है, जिनमें से एक रडार बेस्ड सिस्टम है जो कि ड्रोन्स को लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी इसमें मौजूद है जो कि स्मॉल साइज के ड्रोन्स को लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिटेक्ट कर सकता है। इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से सबसे पहले ये डिटेक्ट किया जाता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी में ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया जाता है, जिस वजह से ड्रोन का कंट्रोलर के साथ संपर्क टूट जाता है। अगला अपडेट सी ब्रेकर सिस्टम को लेके, जो कि एक तरीके से लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और इसको अभी इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया है। रफाल एडवांस सिस्टम के मुताबिक ये एक 5th जनरेशन का प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल होने वाला है जो कि हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बोथ लैंड और सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। अभी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इस मिसाइल को भारत को भी ऑफर करने वाले हैं और साथ ही इसको मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत में मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया है, जिसे आगे चल के में भी कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से भारत में बनाया जा सकता है, जो कि कल्याणी ग्रुप और रफाल एडवांस सिस्टम के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी था और इसको मेनली एमआरसाम को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक सवाल ये कि हमारे पास उसी कैटेगरी के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है, तो हम इजराइल से अभी सी ब्रेकर सिस्टम को क्यों खरीदेंगे? इस पर अभी रफाल एडवांस सिस्टम का कहना है कि ब्रह्मोस को सिर्फ बड़े वॉरशिप जैसे कि फ्रिगेट से या डिस्ट्रॉयर से फायर किया जा सकता है, लेकिन सी ब्रेकर सिस्टम की बात करें तो इसको छोटे मोटे मिसाइल बोर्ड से भी फायर किया जा सकता है और इसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट को स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की लॉन्चर को बेस करके बनाया गया, जिस वजह से इसको आगे चल के भारत को ऑपरेट करने में कोई खास परेशानी नहीं होने वाली है। और इससे एक और बात भी साफ होता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले साइज में थोड़ा छोटा होने वाला है। एक और पॉइंट ये भी है कि एक हाई सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि लगभग सुपरसोनिक स्पीड को मैच करने वाले स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड का जो बैरियर होता है ये उससे थोड़े नीचे की स्पीड में फ्लाई करता है, जबकि ब्रह्मोस एक हाईली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 300 किलोमीटर तक होने वाली है। अब हालांकि अभी तक सी ब्रेकर सिस्टम को लैंड और नेवल वेसल से फायर करने की बात की गई थी, लेकिन रफाल एडवांस सिस्टम का कहना है कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक इसको एयरक्राफ्ट से भी फायर करने के लिए वो मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही इसको कस्टमर के डिमांड के हिसाब से सुपरसोनिक भी बनाया जा सकता है। ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के साथ कंपैटिबल है और साथ ही इसमें रियल टाइम डाटा लिंक सिस्टम भी मौजूद है, जिस वजह से इसे फायर करने के बाद टारगेट तक पहुंचने तक इसको मैनुअली गाइड किया जा सकता है या फिर अपने आप ही टारगेट तक गाइड करके जा सकता है। ये एक सी स्किमिंग मिसाइल है, यानी कि फायर करने के बाद ये ग्राउंड से बस कुछ ही हाइट में ही ट्रैवल करता है, जिससे इसको इंटरसेप्ट करने के चांसेस काफी कम हो जाता है। अब हालांकि ब्रह्मोस के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसको एयरक्राफ्ट से भी फायर किया जा सके और ये ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले हमको कम कीमत पर ऑफर किया जाए तो ये ब्रह्मोस का एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। और जैसे कि ये स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में फिट हो जाता है तो इसका साइज जो है वो नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल से थोड़ा बड़ा या उसी साइज का होने वाला है, जिस वजह से इसको हमारे लगभग सभी एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं, जबकि ब्रह्मोस को सिर्फ SU-30 MKI कैरी कर सकता है। और अगर रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से इसको कम कीमत पर और इसकी एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जाता है तो ये भारत के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अगला अपडेट जम्मू एयरवेज में की गई ड्रोन स्ट्राइक को लेकर, और अभी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं जिसको इंडिया टीवी की तरफ से बताया गया है और इसमें बताया गया है कि अभी दरअसल जिन ड्रोन्स की मदद से जम्मू एयरवेज के ऊपर स्ट्राइक किया गया था उनको चाइना से इंपोर्ट किया गया था और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में ड्रोन्स को चाइना से इंपोर्ट किया गया था,
जबकि इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से इनको पिज्जा डिलीवरी करने के लिए या फिर मेडिसिन को डिलीवरी करने के लिए खरीदा गया था, या फिर ये कारण दर्शाया गया था कि हम इसी वजह से इनको खरीद रहे हैं। लेकिन अभी उन्हीं ड्रोन को पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर सुसाइड ड्रोन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बात भी चाइना को अच्छी तरीके से पता होगा कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट चाइना जानबूझकर ही इन ड्रोन्स को पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा होगा। लेकिन जैसे कि ये जो ड्रोन्स थे ये अभी पाकिस्तान की सूरों के हाथों में लग चुके हैं, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और अभी तक हमारी एंटी ड्रोन सिस्टम भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अभी डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्दी से ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जब तक इसको मास प्रोड्यूस करके डिप्लॉय नहीं किया जाता है तब तक ये जो ड्रोन है हमारे लिए एक सीरियस चैलेंज बनने वाले हैं। और अगर इसी मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों की तरफ से हमारे ऊपर स्वॉर्म ड्रोन से हमला करने की कोशिश किया जाता है तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।